हम लोग ने आखिरी क्या पढ़ा था? हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे थे, ठीक है। बजट पढ़ रहे थे, है ना। तो एक शब्द में बजट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बजट एक प्रकार की क्या होती है? आर्थिक नीति होती है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? नियंत्रण या कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल प्लस प्रबंधन, प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट। प्रबंधन और मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट किसका करते हैं? भारत सरकार की आय का और भारत सरकार की व्यय का, ठीक है। तो भारत सरकार की एक बजट या फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम राजकोषीय नीति, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? राजकोषीय नीति, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की एक आर्थिक नीति होती है, जिसके अंतर्गत हम नियंत्रण और प्रबंधन करते हैं भारत सरकार की आय और व्यय का। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा जो होता है, आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्लियर है? आखिरी क्लास में हमने देखा था रेल बजट। रेल बजट हमने देख लिया था। कोई मुझे बता पाएगा कि रेल बजट किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर लाया गया था? रेल बजट को किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर लाया गया था? एकवर्त कमेटी, बहुत बढ़िया। और एकवर्त कमेटी कब आई थी? 1924-25 में। तो हमने उसको सेपरेट कर दिया था, रेल बजट और आम बजट को हमने सेपरेट कर दिया था, ठीक है। कब आई थी एकवर्त कमेटी? 1920-21 में। ध्यान रखिएगा, 1920-21 में एकवर्त कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, और एकवर्त कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही जो है हमने रेल बजट और आम बजट को 1924-25 में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछ बोलूं कि राजकोषीय नीति के जो घटक, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? घटक, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो एक कंपोनेंट्स तो हमारा हो जाएगा टैक्सेशन, ठीक है, करारोपण। एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेशन, करारोपण, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तीसरा जो हमारा आ जाएगा सार्वजनिक ऋण, ठीक है, पब्लिक या गवर्नमेंट लोन। और चौथा जो हमारा आ जाएगा डेट इज कॉल्ड बजट, बजट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है, जो राजकोषीय नीति जो है, ये जनरली इसके मेजरली चार कंपोनेंट से, चार घटक हैं। इसमें से एक घटक सरकार जो टैक्स लगा रही है। क्लियर है? और हमारे भारत में कितने प्रकार का टैक्स है? दो प्रकार के टैक्स है। तो सरकार जो टैक्स लगा रही है, एक होगा हमारा डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारा कैसा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सार्वजनिक व्यय, सरकार की जो इनकम हो रही है, टैक्स के माध्यम से इनकम हो रहा है, और उस पैसे को वो कितना पब्लिक पर खर्च कर रहा है, डेट इसको सार्वजनिक व्यय। तीसरा सार्वजनिक ऋण, कि वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार कितने बाह्य ऋण ले रही है। और चौथा बजट। और बजट क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जहां पर हम आय और व्यय का स्टेटमेंट या विवरण को हम क्या करते हैं? दर्ज करते हैं। तो इस कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ी देर में और डिटेल में कहीं ना कहीं समझेंगे। क्लियर है? तो यहां पर दो तीन चीजों को और समझिएगा कि मैंने आपको बताया था अगली क्लास में कि आखिरी रेल मंत्री जिन्होंने रेल बजट को सेपरेटली पास किया या पेश किया था, तो आखिरी रेल मंत्री कौन हुए थे? सुरेश प्रभु। क्लियर है? सुरेश प्रभु। अभी यहां पर जो है बजट बनाने की जो प्रक्रिया जो होती है, तो इसको मोटा मोटा ध्यान रखना कि मैं इसको हटा दूं क्या? बजट बनाने की जो प्रक्रिया जो बजट बनाने की जो प्रक्रिया जो होती है, मात्र कितने दिन की होती है? 7 डेज की होती है। 7 दिन में जो है बजट बनाने की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया 7 दिन की होती है,
और अगर इसकी प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग या छपाई की बात करें, तो बजट पेश होने के, बजट के पेश होने या प्रस्तुत होने के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हम क्या करते हैं, बजट को प्रिंटिंग करते हैं। तो बजट की प्रिंटिंग कब होती है, तो बजट पेश होने के 2 दिन पहले कहीं ना कहीं बजट की प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेट इज कॉल्ड इकोनॉमी सर्वे। दो चीजें होती है, एक होता हमारा बजट और दूसरा होता हमारा इकोनॉमी सर्वे। तो बजट तो अभी इस वर्ष का हुआ, अगर हम अभी के बजट की बात करें तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा, 2026 चल रहा है। तो बजट जो होता है 2026-27, क्योंकि अगले साल फरवरी में आएगा। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे जो होता है वो पिछला वर्ष जो हो चुका है। क्लियर है, तो अभी जो 2026 में जो इकोनॉमी सर्वे आएगा वो किसका आया होगा, 2025 का। तो पिछले वर्ष हमने जो बजट पेश किया उसमें हमको कितनी सक्सेस मिली और कितना फेलियर हुआ, इसका लेखा जोखा कहाँ पर होता है, इकोनॉमी सर्वे में। क्लियर है, तो हमारे जो क्वेश्चन जो अरेज होते हैं वो मेजरली इकोनॉमी सर्वे से, आर्थिक समीक्षा से अरेज होते हैं। तो इकोनॉमी सर्वे कब पेश किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन बजट को पेश किया जाएगा उसके 1 दिन पहले हम क्या करेंगे, इकोनॉमी सर्वे या आर्थिक समीक्षा को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्लियर इतनी कहानी। ठीक है, अब यहां पर बजट को समझिएगा कि कितने प्रकार के बजट, अभी हम 2-3 प्रकार के अलग अलग बजट्स को समझेंगे। तो अगर मैं इसकी कुछ प्रकार की बात करूं या इसके कुछ टाइप्स की बात करूं, तो समझिएगा कि सरकार के पास इनकम हुआ 1000 रुपए, तो इनकम जो हुआ ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। सरकार के पास जो आय हुआ 1000 रुपए और सरकार का खर्च हो गया कितना रुपए, 1000 रुपए, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, सरकार का व्यय हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। सरकार का व्यय कितना हो गया, 1000 रुपए। तो सरकार के पास, सरकार पॉजिटिव में आई कि नेगेटिव में आई, इनकम 1000 रुपए है और एक्सपेंडिचर भी 1000 रुपए हो गया, तो सरकार प्रॉफिट में है कि लॉस में, लॉस में है। ठीक है, तो ना ही सरकार प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, क्योंकि 1000 रुपए था और 1000 रुपए क्या हो गया, खर्च हो गया। तो जितना हमने इनकम सोचा और उतना ही हमने खर्च कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई हमारी यहां पर, 0। तो इस प्रकार के बजट को बोलते हैं जीरो बजट, शून्य बजट। क्या मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर हम बोले कि सरकार की आय कितनी है, 1000 रुपए है, जो किसको पॉजिटिव में, और सरकार का जो व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया। क्लियर है, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब बताइए कि सरकार यहां पर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। तो कितना नेगेटिव है, तो -1000 के नेगेटिव में। तो इस प्रकार को बोलते हैं डेफिसिट, डेफिसिट बजट। तो इस प्रकार के बजट को हम कैसे बोलते हैं, डेफिसिट बजट। ठीक है, इसको बोलते हैं घाटे का बजट, घाटे का बजट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि सरकार की जो इनकम है, आय है, कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ, और सरकार ने जो खर्च किया वो कितना किया, 500 रुपए किया। अब सरकार यहाँ पे प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो इस प्रकार के बजट को बोलते हैं हम सरप्लस। इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो आधिक्य बजट, आधिक्य बजट। ठीक है, इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलेंगे, आधिक्य। तो मेजरली हम 3 प्रकार के बजट, अगर सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर है तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे, जीरो बजट। अगर सरकार का प्रॉफिट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, सरप्लस बजट। और सरकार का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, बना लिए, हो गया। चलिए, हटा दूं क्या इसको? ठीक, चलिए। तो अगर हम कंट्री की बात करें, अगर हम देश की बात करें, तो 2 प्रकार के, एक हमारा होता है विकसित देश और दूसरा हमारा विकासशील देश, विकासशील देश।
ठीक है, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, क्लियर है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होगी ना, ये कैसा बजट पेश करेगा, कैसा बजट पेश करेगा, वो सरप्लस, आधिक्य। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री, जहां पर भारत भी शामिल है, ये बजट करेगा घाटे का बजट, घाटे का बजट। ये कैसा बजट पेश करेगा, ये घाटे का बजट, विकासशील देश और विकसित देश, ठीक है। ध्यान रखना, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वो सरप्लस बजट को जनरली पेश करते हैं, और विकासशील देश कैसे बजट को डेफिसिट, ठीक है। अब समझिएगा, जो भारत जो बजट को पेश करता है वो घाटे का बजट है। और घाटे का बजट मतलब कि क्या, कि भारत के पास या भारत की गवर्नमेंट के पास जितना इनकम आ रहा है उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार 1991 में, कब, 1991 में मनमोहन सिंह ने डेफिसिट बजट का कंसेप्ट दिया। तो हमारे कंट्री में डेफिसिट बजट का कंसेप्ट कौन लेकर आए, मनमोहन सिंह साहब ने 1991 में, ठीक है। और 1991 के बाद 2004 और 5, ये थोड़ा सा सन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2004-5 में हमने अपने इस बजट को डेफिसिट बजट से हटाकर फिस्कल बजट या फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, क्या नाम दे दिया इसको, राजकोषीय घाटा। तो जो हम आज के डेट में जो राजकोषीय पॉलिसी पढ़ रहे हैं, राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट कब से आया, 2004 से आया, क्लियर है, 2004 से। क्या टाइमलाइन समझ पाए, 1991 में डेफिसिट बजट और उसके बाद 2004-5 में फिस्कल डेफिसिट बजट, ठीक है, राजकोषीय घाटे का बजट, है ना। और ये पहली बार पेश करने वाले जो व्यक्ति थे, डेट इज कॉल्ड पी चिदम्बरम साहब। इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे उनका नाम था पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम पहले ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे पर बजट को पेश किया, पी चिदम्बरम साहब, क्लियर है। और जो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बजट है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड डेंजर बजट। ध्यान रखिएगा, डेंजर बजट फैक्चुअल चीज है, डेंजर बजट, पी चिदम्बरम साहब और डेंजर बजट, ठीक है, डेंजर बजट। चलिए नेक्स्ट चीजों को थोड़ा सा यहां पर और समझ लीजिएगा कि बजट जो है संसद के अंदर कितने दिनों में पास होना चाहिए। भाई एक तो हमने देखा था कि जो आखिरी क्लास में कि जो बजट जो है वो संसद में कौन से विधेयक के रूप में आएगा, धन विधेयक। और धन विधेयक जो है सबसे पहले कहां पर, लोकसभा, और फिर कहां पर, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के पास कितने दिन की शक्ति है रखने की, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन के बाद वो स्वतः ही राज्यसभा से वो पारित माना जाएगा। तो ये तो हो गया पूरी प्रोसेस कि पहले लोकसभा में गया, लोकसभा से वो कहां पर आ रहा है, राज्यसभा में आ रहा है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्वीकृति मिलना, पेश होने से लेकर स्वीकृति मिलने तक कितने दिनों में बजट पारित हो जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 75 डेज। कितने दिनों में होना चाहिए, 75 डेज, 75 दिनों के अंदर जो है बजट जो है पास होना चाहिए। 75 दिनों के अंदर जो है बजट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना कहानी हो गई। अब यहां पर एक फैक्चुअल चीजों को और ध्यान रखेंगे, मैं इसको हटा दूं। चलिए अभी हमें पता है कि 75 डेज तक बजट को पेश होना चाहिए। तो क्या सरकार 75 दिन तक बैठे रहेगी क्या, सरकार को काम तो करना स्टार्ट करना है। तो काम करने के लिए वो जनरली ये दो प्रकार से काम करेगी। एक है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 क्या बोलता है, लेखानुदान,
क्या बोलता है लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। क्या बोलता है लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। ठीक है, आर्टिकल 116 क्या बोलता है, लेखानुदान। तो बजट की जब बहस चल रही है लोकसभा राज्यसभा में और सरकार को काम करना है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 200 करोड़ का प्रोविजन किया सरकार ने गंगा सफाई अभियान में। ठीक है, ये बजट में लेकर आया है, गंगा सफाई अभियान में कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। अब सरकार को पता है कि भाई कि 75 दिन तक तो बहस चलेगी, 75 दिन तक तो उसको पास करना है और सरकार को गंगा सफाई अभियान में काम स्टार्ट करना है। तो बजट के पारित होने से पहले सरकार को जब भी संचित निधि से पैसा निकालना हो, बजट के पारित होने से पहले सरकार को जब भी बजट के लिए पैसा निकालना होगा तो वो कौन सा विधेयक लेकर आएगी, अपना लेखानुदान। क्या मेरी बात समझ में आई? लेखानुदान जो है बजट के पेश होने से पहले की कहानी है। बजट के पेश मतलब कि बजट के पारित होने से पहले की कहानी है। बजट अभी प्रोसेस में चल रहा है संसद में और सरकार को पैसा निकालना है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से अगर उसको पैसा निकालना है तो वो क्या लेकर आएगी, अपना लेखानुदान। तो वो लेखानुदान का क्या है, ये बजट के पहले की कहानी है। बजट के पहले मतलब बजट के पारित होने या पास होने से पहले अगर उनको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो क्या लेकर आएंगे, लेखानुदान। ठीक है, दूसरा होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक क्या होता है हमारा, एप्रोप्रिएशन बिल होता है। क्लियर है? अब एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि अब बजट पेश हो चुका, पारित हो चुका है, तो बजट के पारित होने की बाद, पारित होने के बाद, ठीक है, तो बजट के पारित होने के बाद सरकार क्या लेकर आएगी, विनियोग विधेयक। दो अलग अलग चीजें। ठीक है, जब तक पारित नहीं हुआ है तो लेखानुदान से पैसा निकालेंगे और जैसे ही पारित हो गया तो वो क्या लेकर आएंगे, विनियोग। अब बजट पास हो चुका है, अब बजट के जब जब भी पैसा निकालना होगा तो सरकार क्या लेकर आएगी, विनियोग विधेयक। अब समझिएगा कि 200 करोड़ का प्रोविजन जो है गंगा सफाई अभियान के लिए, तो इस 200 करोड़ को हम 4 भागों में बांट दें, 50-50 करोड़। कितने कितने करोड़, 50-50 करोड़। ठीक है, सरकार ने पहले 2 महीने 50 करोड़ निकाला, फिर जितने बार सरकार, क्योंकि ये तो पास हो चुका है, लेकिन जितने बार सरकार गंगा सफाई अभियान के लिए पैसे निकालेगी उतने बार वो क्या लेकर आएगी, विनियोग विधेयक। अगर गंगा सफाई अभियान के लिए 1 रुपए भी अगर सरकार को निकालना होगा तो उस 1 रुपए के लिए क्या लेकर आएगी, विनियोग विधेयक। तो कुल मिला के बात यह है कि बजट के पैसे को जितने बार निकाला जाएगा उतने बार सरकार क्या लेकर आएगी, अपना एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आएगी, विनियोग विधेयक लेकर आएगी। क्या ये दोनों विधेयक समझ पाए आप लोग? ठीक है, लेखानुदान और विनियोग विधेयक। ठीक है, चलिए अब कुछ बजट के बारे में समझेंगे, लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, बजट के विभिन्न प्रकार। वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, बजट के विभिन्न प्रकार, बजट के विभिन्न प्रकार, ये हेडिंग लिखना है, बजट के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, लिखेंगे परफॉर्मेंस बजट। पहला जो है हमारा परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, समझेंगे जब चालू वर्ष, चालू वर्ष को बोलेंगे करंट ईयर, जब चालू वर्ष के रिजल्ट या परिणाम, जब चालू वर्ष के रिजल्ट या परिणाम को आधार या बेस मानकर, आधार या बेस मानकर वर्तमान या आने वाले वर्ष का बजट तैयार किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? आज के बजट के परिणामों को आधार मानकर आने वाले वर्षों के बजट को बनाना, इस प्रकार का बजट क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, निष्पादन बजट कहलाता है। ठीक है, आधार मानकर आने वाला या भविष्य में आने वाला बजट बनाना क्या कहलाता है, निष्पादन। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है कि जब हम करंट ईयर के परिणामों को आधार मानकर
जब हम आने वाले या आगामी किसी वर्षों के बजट को तैयार करते हैं तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं, निष्पादन बजट बोलते हैं। ठीक है, निष्पादन बजट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है। अभी भारत में जो परफॉर्मेंस बजट, देखो इसको समझिएगा कि 2025-26 का बजट पास हो चुका है, इसकी आर्थिक समीक्षा आ चुकी है। ठीक है, हमको तैयार करना है 2026-27 का बजट। तो 2026-27 के बजट को बनाने के लिए हमने आधार किसको मान लिया? आधार मान लिया हमने किसको? 2025-26 को। ऐसा मान के चलें कि 2025-26 में सरकार ने 500 करोड़ बजट का प्रोविजन किया होगा। समझ पा रहे? 500 करोड़। और ठीक तरीके से अर्थव्यवस्था चली तो सरकार क्या करेगी कि आने वाले वर्षों के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी। बोले 500 करोड़ में ठीक ठाक काम चल गया था, तो पिछले साल हमारा कितना था? 500 करोड़ था, तो इसको आधार मान के हमने अगले साल कितना कर दिया? 600 करोड़ कर दिया। तो पिछले वर्षों के परिणाम को आधार मान के जब हम आने वाले वर्षों के बजट को तैयार करते हैं तो इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड बजट बोलते हैं, निष्पादन बजट बोलते हैं। और भारत में या इंडिया में जो फर्स्ट टाइम जो परफॉर्मेंस बजट को पेश किया गया था 1969 में। कब किया गया था? तो 1969 में। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट को जो पेश किया गया था वो कब किया गया था? 1969 में। क्लियर है? 1969 में। ठीक है, हो गया सबका। दूसरा लिखेंगे जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। ठीक है, अब शून्य आधारित बजट परफॉर्मेंस बजट से, निष्पादन में थोड़ा सा अलग होता है। जब चालू वर्ष या करंट ईयर के परिणाम या रिजल्ट को शून्य मानकर, जीरो मानकर, शून्य मानकर हम जब नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार करते हैं तो इस प्रकार का बजट क्या कहलाता है? जीरो बेस बजट। ठीक है, पिछला तो हमने जो है आधार मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2025-26 के बजट को हमने क्या मान लिया? शून्य मान लिया, और एक नए सिरे से एक नया बजट तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं? शून्य बेस्ड बजट। क्लियर है? इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं? शून्य बेस्ड बजट। जब चालू वर्ष के परिणामों को पूर्णतः शून्य मानकर जब हम एक नए सिरे से नया बजट तैयार करते हैं तो जीरो बेस्ड बजट। और भारत में पहली बार शून्य बेस्ड बजट आया था 1987-88 में। 1987-88 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आउटकम बजट, परिणाम बजट। तीसरा आउटकम बजट, परिणाम बजट। ठीक है, आउटकम बजट, परिणाम बजट। ठीक है, तो अब आउटकम को समझिएगा। आउटकम बजट क्या होता है? जब हम चालू वर्ष या करंट ईयर के रिजल्ट को या परिणाम को हर तिमाही में, मतलब प्रत्येक क्वार्टरली में हम क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं? 12 महीने में कितने क्वार्टरली हो जाएंगे हमारे? चार तिमाही हो जाएंगे। तो हमने जो गंगा सफाई अभियान के लिए 200 करोड़ रखा था, इस 200 करोड़ को हमने क्या कर दिया? 4 भागों में तोड़ दिया। तो जब भी हम चालू वर्ष के किसी कार्य को या परिणाम को प्रत्येक तिमाही में क्या कर देते हैं? इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं और हर तिमाही पे क्या करते हैं? इसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, तिमाही में तोड़कर क्या करेंगे? इसके कार्य की क्या करेंगे? यहाँ पर समीक्षा करेंगे। जो इसकी जो वर्क जो है इसकी हम क्या करेंगे? इसकी समीक्षा करेंगे, इसको सर्वे करेंगे कि हमने जो गंगा सफाई अभियान में 50 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किया पहले क्वार्टरली में, क्या वो सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो सरकार क्या करेगी कि अगले क्वार्टरली में कुछ पैसे को और क्या करेगी? बढ़ाएगी। फिर अगले क्वार्टरली में कुछ पैसे को और क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो प्रत्येक तिमाही या प्रत्येक क्वार्टरली में
कार्यों की समीक्षा करके वो बजट को तैयार करते हैं, तो इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम बजट बोलते हैं या फिर परिणाम बजट बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक तिमाही के परिणामों की समीक्षा कर कर प्रत्येक तिमाही के परिणामों की समीक्षा कर कर जब सरकार उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम बजट बोलते हैं, परिणाम बजट बोलते हैं। और भारत में ये आउटकम बजट जो है पहली बार कब आया था? तो ध्यान रखिएगा 2005-6 में, 2005-6 में, ठीक है, 5-6 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जेंडर। जेंडर मतलब जो है लिंग आधारित, या फिर इंग्लिश हिंदी सेम ही लिखेगा जेंडर बजट। जेंडर 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 बजट। ठीक है, पहले तो ध्यान रखिएगा जेंडर बजट का जो ओरिजिन हुआ है डेट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने जेंडर बजट का कंसेप्ट लेकर आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जेंडर बजट मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा बजट जिसमें किसी लिंग पर क्या बजट क्या हुआ है? फोकस है। किसी लिंग पर अगर बजट फोकस है, और अगर हम बात करें तो इसमें आएंगे हमारी महिला या केवल महिला। एक ऐसा बजट जिसमें फोकस किया गया है महिलाओं को, या केवल महिलाओं को ही फोकस किया गया है, तो इस प्रकार का जो बजट होता है उसको हम बोलते हैं जेंडर बेस्ड बजट। समझ पा रहे हैं? लिंग आधारित बजट जो किसी विशेष लिंग को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा बजट जहां पर महिलाओं के लिए या फिर विशेष लिंग के लिए एक ठीक ठाक तरीके से योजनाओं का लाना, पैसों को खर्च करना, तो इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलते हैं? जेंडर बजट। और भारत में पहली बार जो जेंडर बजट आया था वो आया था 2006-7 में। कब आया था? 2006-7 में। ठीक है, 2006-7 में। क्या ठीक क्लियर है? तो हमने टाइप्स ऑफ बजट में देखा, एक तो हमने देखा कि जीरो बेस्ड बजट, सरप्लस और डेफिसिट। और प्रकार हमने क्या देखा? निष्पादन बजट, ठीक है, शून्य आधारित बजट, परिणाम बजट और जेंडर बजट। ठीक है, लिंग आधारित बजट। तो इसके अलावा भी और कुछ कुछ बजट है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हमारा जो सेगमेंट चालू हो रहा है राजकोषीय नीति, अब वहां पर आ रहे हैं, तो लिखिएगा बजट। एक हम चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट को ही हम कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। बजट, ठीक है, बजट। बजट के अंदर हम बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, डेट इज कॉल्ड राजस्व खाता। राजस्व खाता मतलब रिवेन्यू, राजस्व खाता। और दूसरा है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। दो प्रकार के खाते हैं, एक राजस्व खाता हो जाएगा हमारा और रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट आपको ध्यान। और अगर आपसे पूछे कि बजट के कंपोनेंट्स क्या है, तो ये हमारे मेजरली उत्ते में शायद ना आए, लेकिन कोशिश कर लीजिएगा कि आ जाए तो। और हमें पता है कि भाई कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो उस अकाउंट में मेजरली क्या क्या चीजें कर सकते हो। किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस अकाउंट में मेजरली क्या क्या चीजें कर सकते हो। बहुत बढ़िया, पैसा हम क्या कर जमा कर सकते हैं और पैसा हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो गया? इनकम हो गया। और उसी प्रकार से अगर आप पैसा निकालो तो पैसा जा रहा है, वो एक प्रकार से क्या हो गया? आपका खर्चा हो गया। तो यहाँ पर जो खाता जो है ये दो प्रकार से काम करेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्व आय। एक हमारा क्या हो जाएगा? राजस्व आय, जिसको हम बोलेंगे रिवेन्यू इनकम, इंग्लिश वाले साथ में बना चलेंगे रिवेन्यू इनकम। और दूसरा हमारा हो जाएगा राजस्व व्यय, जिसको हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व आय और राजस्व व्यय। उसी प्रकार पूंजीगत खाते में भी दो प्रकार के खाते होंगे, पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम, या पूंजीगत
व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए अगर हम राजस्व आय की बात करें तो राजस्व आय दो प्रकार से हमको इसकी प्राप्ति होगी। क्लियर है, समझ पा रहे पूरे ट्री को? राजस्व आय दो प्रकार से हमको प्राप्ति होगी। एक होगा हमारा कर राजस्व आय, इसको बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू इनकम, और दूसरा होगा हमारा गैर कर राजस्व आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। कर राजस्व आय और गैर कर राजस्व आय। ठीक है, और जो कर राजस्व आय है ये दो प्रकार से होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा प्रत्यक्ष कर, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारा क्या होगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और हमारा कैसा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स भी दो प्रकार से लेविड होगा, लगाया जाएगा, एक तो केंद्र के द्वारा और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, और उसी प्रकार जो अप्रत्यक्ष कर भी होगा ये भी दो प्रकार से होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा और दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो राजस्व आय है, राजस्व आय में दो प्रकार की इनकम का क्रिएशन होगा, एक कर के द्वारा राजस्व आय और एक गैर कर के द्वारा राजस्व आय। और कर के द्वारा राजस्व आय दो प्रकार के कर लगते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन लगा सकता है? केंद्र राज्य दोनों। अप्रत्यक्ष कर कौन लगा सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। और एक ऐसी इनकम जो अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, जो टैक्स के अलावा जो कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, डेट इज कॉल्ड गैर कर राजस्व आय। राजस्व व्यय की बात करेंगे तो यह है पहला योजनागत। योजनागत राजस्व व्यय, प्लान्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है गैर योजनागत राजस्व व्यय, नॉन प्लान्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ऐसा खर्चा जो सरकार योजना के द्वारा लेकर आ रही है और एक ऐसा खर्चा जो गैर योजनाओं के द्वारा है। क्लियर है, नॉन प्लान्ड। और पूंजीगत आय तो ठीक है, पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में बांटेंगे, एक होगा हमारा योजनागत ठीक है, प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पूरा का पूरा हमारा सेगमेंट है जिसको अब हमको समझना, ये हमारा कोर इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। छूटा तो नहीं किसी का? दो प्रकार के खाते, राजस्व खाता, पूंजीगत खाता। राजस्व खाता में राजस्व आय, राजस्व व्यय। राजस्व आय दो प्रकार से, कर राजस्व आय, गैर कर राजस्व आय। कर राजस्व आय दो प्रकार से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर दो प्रकार से, केंद्र राज्य। अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार से, केंद्र और राज्य। राजस्व व्यय में योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट के अंदर में योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब यहीं से हमारा राजकोषीय घाटा
और राजकोषीय हमारी नीति निकलेगी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजकोषीय घाटे का जो पहली बार प्रयोग पी चिदम्बरम साहब ने 2004-05 में किया, और हमारे भारत का जो सबसे बड़ा जो घाटा जो होता है, सबसे बड़ा जो डेफिसिट, सबसे बड़ा जो घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा घाटा होता है, जो बिगेस्ट डेफिसिट है अगर इंडियन गवर्नमेंट की या भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो डेफिसिट कौन सा है? राजकोषीय घाटा। ध्यान रखिएगा, फिजिकल डेफिसिट जो है भारत की सबसे बड़ी डेफिसिट है, सबसे बड़ा घाटा है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो अब इसी चार्ट को हम कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसको कुछ भी नाम दे दो, 1 2 जो भी आपको लगे, 1 2, और इसको ए बी जैसा भी आप, तो 1 करके लिखिएगा राजस्व खाता, रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, ठीक है, रिवेन्यू अकाउंट। और रिवेन्यू अकाउंट में पहले लिखिएगा राजस्व आय, और हिंदी में ना इसको यहां पर एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा, प्राप्ति। कभी कभी प्राप्ति भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। राजस्व आय, रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू रिसिप्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिसिप्ट, ठीक है। तो मुझको जरा ये बताइए कि अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिया और मैंने आपको दिया है और मैं बोलूंगा इसको रख लो, कभी लौटाना मत, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा भाई, सिंपल सी बात है कि मैंने पैसा दिया, मतलब रख लो भाई, कभी मत लौटाना, जीवन में एंजॉय करो। तो ये जनरली क्या होगा कि ये हमको अच्छा लगेगा। उसी प्रकार रिवेन्यू इनकम भारत सरकार की एक ऐसी इनकम है जो भारत को या भारत सरकार को बाध्य नहीं करता है कि इसको आपको खर्च करना है। समझ पा रहे हैं? तो रिवेन्यू इनकम में जितने भी इनकम का क्रिएशन भारत सरकार के पास में हो रहा है, तो ये सरकार के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सरकार इस पैसे के लिए बाध्य नहीं है कि जनता के लिए इसको खर्च करना है या नहीं। ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये भारत सरकार के लिए क्या है? गुड है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि वह भारत सरकार बाध्यकारी नहीं है कि इस पैसे को खर्च करना। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपसे उधार लिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपको उधार चुकाने की। तो भारत सरकार के पास में जो इनकम का क्रिएशन हो रहा है, देखो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन क्या है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रकार का समझौता है भारत सरकार का जनता के साथ। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। एक समझौता है जहां पर जनता सरकार को क्या देगी? टैक्स देगी, पैसा देगी, और उसके बदले सरकार क्या करेगी? जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करेगी। समझ पा रहे हैं? उसके बदले सरकार के लिए क्या करेगी? कल्याणकारी कार्य करेगी। तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी प्रकार ये जो इनकम का क्रिएशन हो रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या है? बाध्यकारी नहीं। तो और इसकी प्राप्ति उसी वित्तीय वर्ष में होगी जिस वित्तीय वर्ष में हम बजट को लेकर आ रहे हैं। दो अलग अलग चीजें। पहली चीज कि इसकी प्राप्ति कब होगी? उसी वित्तीय वर्ष में जिस वर्ष में हम क्या लेकर आ रहे हैं? बजट को लेकर आ रहे हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस, मैं लिखवा रहा हूं इसको, मैं लिखवा रहा हूं, और जिस दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इस पैसे को खर्च करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले कितने हैं यहां पर? 2 लोग हैं। चलिए लिखेंगे, इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है, इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे चालू खाता, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, चालू खाता भी कहा जाता है। इसीलिए इसे चालू खाता भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? रिवेन्यू अकाउंट का अनदर नेम क्या हो जाएगा हमारा? चालू खाता, ठीक है। लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में, अंडर दिस income is maintained which is related to, under this income is maintained which is related to the same financial year, the same
related to the same financial year, comma, hence it is also known as, hence it is also known as करंट अकाउंट, नोन एज करंट अकाउंट, इसलिए इसको चालू खाता भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे इस खाते के आय के उन स्रोत, इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिसके बदले सरकार को कोई भुगतान, जिसके बदले सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होता है, सरकार को कोई भुगतान नहीं करना होता है। ठीक है, इन दिस अकाउंट those sources of income are included, those sources of income are included in which government does not have to pay, in which government does not have to pay any money, does not have to pay any money, कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो इसे एग्जाम्पल लिखिएगा कहां कहां से ये आय आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कर द्वारा प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स। दूसरा लिखेंगे पेनल्टी, पेनल्टी मतलब दंड, पेनल्टी लगना, पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी जो भी, ठीक है। तीसरा लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ, प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। और चौथा लिखेंगे सरकारी उधारी पर प्राप्त ब्याज, चौथा लिखेंगे सरकारी उधारी पर प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पब्लिक बोरोविंग, पब्लिक बोरोविंग। ठीक है, समझ पाए। तो रिवेन्यू इनकम क्या हो जाएगा, उसी वित्तीय वर्ष में इसको अर्जित किया जाएगा, और ये जो पैसा जो है इसका भुगतान करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता, तो सरकार के लिए क्या है, ये अच्छा है। और इसी इनकम में छोटा ए करके जो भी आप अपने यहां पर डाल सकते हो, ठीक है, ए करके लिख लेंगे टैक्स रेवेन्यू इनकम, हम इसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू इनकम कर राजस्व आय, टैक्स रेवेन्यू इनकम कर राजस्व आय। ठीक है, तो कर राजस्व आय की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष, मैं लिखवा रहा हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर द्वारा अर्जित आय क्या कहलाएगा, कर राजस्व आय। भारत में दो ही प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो लिख लीजिए एक लाइन में, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त की गई आय है, करों से प्राप्त की गई आय है। ठीक है, दिस इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, दिस इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, दिस इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हम टैक्स को अलग से पढ़ेंगे, बस यहां पे मोटा मोटा आप लोग को बता रहा हूं। अब यहां पर लिखेंगे जो भी आप ए का जो भी आप बनाना चाहो, लिखेंगे प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पहले बताया था प्रत्यक्ष कर कैसा कर होता है। सब्सिडी तो खैर ठीक है, सब्सिडी माइनस कर दिया जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट है। प्रत्यक्ष कर वो तो अप्रत्यक्ष कर हुआ, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा कर जिस पे लगाया जा रहा है, वसूला भी उसी से जा रहा है। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कैसे कर होते हैं, एक ऐसा कर
जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है वसूला भी उसी व्यक्ति से जा रहा है, तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर, आयकर आपके इनकम पे लगाया जाने वाला टैक्स है, तो वसूला भी किससे जाएगा? आपसे जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे यहाँ पे संपत्ति कर वगैरह जो भरते हैं घर वाले, तो संपत्ति कर कैसा कर है भाई? आपकी संपत्ति पर लगाया जा रहा है, तो पड़ोसी थोड़ी ना देगा, आप ही दोगे। तो एक ऐसा कर जिस पर लेविड हो रहा है, जिस पर लगाया जा रहा है, वसूला भी उसी व्यक्ति से जा रहा है, तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जो हमारे रमेश सिंह की जो बुक है इकोनॉमिक्स में, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जिसको चोट लगी खून उसी का निकल रहा है, तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। तो लिखिएगा प्रत्यक्ष कर, ऐसा कर जिसका भुगतान, प्रत्यक्ष कर में लिखेंगे ऐसा कर जिसका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर वह कर लगाया जा रहा हो, या लगाया जा रहा है, जिस पर वह कर लगाया जा रहा है। क्लियर है? तो लिखेंगे डूइंग टैक्सेस डेट आर पेड बाय, डूइंग टैक्सेस डेट आर पेड बाय, डेट आर पेड बाय same person on which the tax in being, same person on which the tax is being levied, L-E-V-I-E-D, levied और levied। और इसके जो है ध्यान रखना, और ये लगाएगा कौन कौन? तो एक लगाएगा केंद्र लगाएगा, और एक कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। ठीक है? तो केंद्र जो टैक्स लगाता है, तो पहला लिखिएगा आयकर, इनकम टैक्स, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है? और दूसरा लिखेंगे निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, ये केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर है। और राज्य जो लगाता है डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्स, हिंदी में बोले तो संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर। क्लियर है? संपत्ति कर। दूसरा लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लगाया किसी और पर जा रहा है और वसूला किसी और से जा रहा है। ठीक है? जीएसटी सरकार दुकानदार से मांग रही है, लेकिन वसूल किससे रहा है? हमसे वसूल रहा है, तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है? चोट किसी और को लग रही है, खून किसी और का निकल रहा है, तो इस प्रकार का कैसा होगा? अप्रत्यक्ष कर। तो लिखेंगे जब कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ऐसे कर को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ऐसे कर को ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। When the burden of taxes is transferred, when the burden of taxes is transferred to another person, then such types of tax are known as, indirect tax। और ये जो indirect tax है, ये भी केंद्र और राज्य अलग अलग तरीके से लगाएंगे। अब तो खैर जीएसटी ने स्थान ले लिया, लेकिन ध्यान रखना कि केंद्र लेता था सर्विस, सेवा कर। ठीक है? सिर्फ एग्जांपल्स के लिए। और राज्य लेता है वैट। वैट क्या होता है आगे समझेंगे। या फिर पेट्रोलियम पे जो टैक्स लेते हैं वो कौन लेते हैं? राज्य लेते हैं। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वृद्धि कर, राज्य का पार्ट है। और केंद्र का पार्ट क्या है यहाँ पर? सेवा कर, सर्विस टैक्स। तो कैसे हम समझेंगे, जीएसटी आने से पहले सब टैक्स हुआ करते थे, कैसे कैसे क्या क्या हटा, एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे आगे, बस अभी मोटा मोटा ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा सेगमेंट
जो जो रेवेन्यू इनकम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो? क्लियर है? अब लिखेंगे गैर कर राजस्व आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। गैर कर राजस्व आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। ठीक है? तो एक ऐसा इनकम जो अपार्ट फ्रॉम टैक्स, जो टैक्स के अलावा जो सरकार को कहीं ना कहीं, तो सरकार को टैक्स के अलावा कहां कहां से इनकम मिल सकती है? एक तो टैक्स हमने देख लिया, और सरकार को इनकम कहां कहां से क्रिएट हो सकती है टैक्स के अलावा? हाँ जी, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, तो आप पेनल्टी लगती है, तो वो क्या टैक्स का पार्ट है कि अपार्ट फ्रॉम टैक्स है? अपार्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है? तो कोई पेनल्टी वगैरह लग गई, या फिर हमारे कंट्री में कोई घट आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो दूसरी कंट्री ने हम क्या दिया? डोनेशन दिया कुछ पैसा, अपार्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है? भारत सरकार ने लोन लिया, तो जो लोन का पैसा जो कंट्री में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम टैक्स, भारत सरकार ने कुछ लोन दिया, तो लोन दिया तो उसमें उसको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है? तो टैक्स के अलावा जो पैसा भारत सरकार के पास में आ रहा है, वैसे पैसे को हम क्या बोलेंगे? गैर कर बोलेंगे। और ये कहां कहां से आ सकता है? यहां यहां से आ सकता है। तो लिखेंगे एक लाइन में, आय का वह स्रोत, आय का वह स्रोत जो कर के अलावा, जो कर के अलावा प्राप्त होता है। आय का वह स्रोत जो कर के अलावा प्राप्त होते हैं। द सोर्स ऑफ इनकम डेट रिसीव्ड, द सोर्स ऑफ इनकम डेट रिसीव्ड बियॉन्ड टैक्स, डेट रिसीव्ड बियॉन्ड टैक्स। ठीक है? एग्जाम्पल लिख लेंगे, डोनेशन अनुदान, डोनेशन अनुदान। दूसरा लिखेंगे जुर्माना पेनल्टी, जुर्माना पेनल्टी। तीसरा लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, ऋणों से प्राप्त ब्याज, ऋणों से प्राप्त ब्याज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? तो राजस्व आय का पूरा सेगमेंट हमारा यहां पर समाप्त हुआ। हेड डालिएगा राजस्व व्यय, हेड डालिएगा राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको मोटे मोटे तरीके समझ लीजिए, इसको हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल हमारा सेगमेंट खत्म भी हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कि एक ऐसा खर्चा जिसको खर्च करने के लिए सरकार क्या बाध्यकारी है। ठीक है? यहां पर जो इनकम क्रिएशन हो रहा है, इसको खर्च करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, सिर्फ सरकार के लिए अच्छा है। लेकिन एक ऐसा खर्चा जो सरकार को बाध्यकारी करना ही पड़ेगा और सरकार चलाने के लिए करना पड़ेगा, तो इस प्रकार के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? राजस्व व्यय बोलेंगे। अब सरकार की अड़ी फंसी है खर्च करना, इसलिए ये कैसा होगा सरकार के लिए? मतलब उसको मजा नहीं आएगा कि उसको खर्च करना है कहीं ना कहीं। तो सरकार को चलाने के लिए खर्च करना ही उसके लिए बाध्यकारी है, तो इस प्रकार के खर्चे को हम क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय बोलते हैं। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लेगा राजस्व व्यय, इसको हम कल की क्लास में समझेंगे। और राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है, कल की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है? चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।